तीसरा धर्मयुद्ध इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण चर्चित धर्मयुद्ध था। लड़ाई युद्ध के मैदान और मानसिक रणनीति दोनों के साथ लड़ी गई थी। लड़ाई को न तो हार कहा गया और न ही जीत। इसकी या तो बहुत प्रशंसा होती है या आलोचना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रोन पेटर्स है। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यह क्रूसेड पर मेरी श्रृंखला का भाग 3 है, जो कि तीसरा धर्मयुद्ध है। पहला और दूसरा क्रूसेड के मेरे पिछले भागों के लिंक नीचे दिए गए हैं। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सीरिया में 1148 में दमिश्क में बुरी तरह असफलता के साथ दूसरा धर्मयुद्ध प्रभावी रूप से समाप्त हो गया था। मध्य पूर्व के विभिन्न मुस्लिम राज्यों ने महसूस किया कि एक बार में डरने वाले पश्चिमी लड़ाकों को पराजित किया जा सकता है और संकटग्रस्त इलाकों का अनिश्चित अस्तित्व समाप्त हो सकता है, जिसमें लैटिन पूर्व को सख्ती से उजागर किया गया था। अब जरूरत है कि सभी मुस्लिम ताकतों का एकीकरण हो और यह मध्यकालीन शासकों में से एक, मिस्र और सीरिया के सुल्तान सलादीन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मिस्र में अयूबी वंश के संस्थापक सलादीन ने 1174 में दमिश्क और 1183 में अलेप्पो पर हमला करके कब्जा कर लिया था। सलादीन ने 1187 में हेटन की लड़ाई में यरूशलेम साम्राज्य और उसके लैटिन सहयोगियों की सेना को हराकर दुनिया को चौंका दिया। इस प्रकार सलादीन ने एकर, तिब्रियास, कैसिया, नाजारेथ, जाफा और यहाँ तक कि सबसे पवित्र यरूशलेम पर नियंत्रण कर लिया। पोप ग्रेगरी सप्तम ने केवल 1187 में कुछ महीनों के लिए शासन किया, लेकिन उस वर्ष के अक्टूबर में उन्होंने यरूशलेम को वापस जीतने के लिए एक और धर्मयुद्ध का आह्वान करके इतिहास पर स्थायी प्रभाव डाला और सच्ची क्रूस वापस प्राप्त करने का न्योता दिया। ग्रेगरी सप्तम ने एक धर्मयुद्ध पत्री जारी किया और लोगों को उपवास और तपस्या के लिए बुलाया, जिसमें पहले धर्मयुद्ध के उल्लेखनीय पराक्रम को दोहराने को कहा गया। पोप की चुनौती को 3 राजशाही ने स्वीकारा। पवित्र रोमन सम्राट जर्मनी के राजा फ्रेडरिक प्रथम बारबरोसा, फ्रांस के फिलिप द्वितीय और इंग्लैंड के रिचर्ड प्रथम। फ्रेडरिक प्रथम बारबरोसा पहले राजा थे जिन्होंने अपनी सेना के साथ 1190 के वसंत में थ्रेस के माध्यम से भूमि पर यात्रा की थी। बाइजेंटियम सम्राट इसहाक द्वितीय अपने पश्चिमी क्षेत्र से गुजरने वाले इस पश्चिमी क्षेत्र से बहुत सावधान थे। पश्चिमी लोगों को सलादीन के साथ इसहाक के नए गठबंधन के कारण बहुत संदेह था। कुछ वास्तविकता के आधार पर इसहाक ने मध्य पूर्व की ओर क्रूसेडर्स की प्रगति को बाधित करने की कोशिश की थी। जब फ्रेडरिक ने थ्रेस में एड्रियानोपल पर कब्जा कर लिया, तो बाइजेंटियम अपने साथी ईसाइयों के लिए अधिक मददगार बन गए, लेकिन जर्मनों को अनातोलिया में चले जाने के बाद सम्राट इसहाक को इत्मीनान हुआ। फिर 10 जून 1190 को एक आपदा आ गई। पवित्र रोमन सम्राट एक दुर्घटना में डूब गया, जो अपने घोड़े से गिरकर दक्षिणी सिलिसिया नदी से होकर पवित्र भूमि पर जा रहा था। फ्रेडरिक की मृत्यु और फिर पेचिश का एक प्रकोप, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अधिकांश सेना समाप्त हो गई और दुख में घर वापस जाने का फैसला किया। अब उनको अस्थायी सहयोगी अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं पर भरोसा करना होगा, जो एक दूसरे के सबसे अच्छे समय में भी एक दूसरे के दुश्मन थे। हालांकि कुछ जर्मन सैनिक मध्य पूर्व में एकर पहुंच गए थे, लेकिन फ्रेडरिक का निर्देशन और अनुभव पूरे धर्मयुद्ध के लिए महत्वपूर्ण साबित होता। इस बीच रिचर्ड प्रथम ने मध्य पूर्व जाने ले लिया समुद्री मार्ग लिया। एक सावधानी पूर्वक अनुभवी प्रचारक रिचर्ड ने अपने पूरे राज्य के संसाधनों को क्रूसेड अभियान की तरफ लगाया और 100 जहाजों और 60,000 घोड़ों के बेड़े को इकट्ठा किया। अपने रास्ते पर रिचर्ड ने 1190 में मेसिना में सिसिली पर कब्जा कर लिया, और जब राजा की सेना ने पहली बार अप्रैल 1191 में द्वीप पर अपना बेड़ा ठहराया, तो वहां 17,000 सैनिक कार्यवाही के लिए तैयार थे। अंग्रेजी राजा अच्छी तरह से जानता था कि किसी भी अभियान के लिए मेक या ब्रेक फैक्टर लॉजिस्टिक्स था, और उसने अपनी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए साइप्रस पर कब्जा कर लिया। आधिकारिक तौर पर अभी भी बाइजेंटियम इस द्वीप में एक विद्रोही नेता इसहाक कोमेनोसो था, जिसने खुद को अपना स्वतंत्र शासक घोषित किया था। रिचर्ड अजेय साबित हुआ, बल्कि टूटे जहाज में होने के बहाने भी स्थानीय लोगों ने कुछ जहाज पर चढ़े हुए क्रूसेडरों के साथ बहुत ही दयालु व्यवहार नहीं किया। मई 1191 में साइप्रस पर कब्जा किया गया था।
इस द्वीप के निवासियों को क्रूसेडर राजा के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सभी संपत्ति पर 50% कर देने के लिए मजबूर किया गया। क्रूसेडर्स द्वीप पर शासन करते रहे, बाद में मध्य पूर्व के अपने रास्ते पर सेनाओं के लिए एक आपूर्ति आधार के रूप में उपयोग किया जाने लगा, जब तक कि वेनेशिया ने 1571 द्वीप पर कब्जा नहीं कर लिया। इस बीच फ्रांस में फिलिप द्वितीय ने 650 शूरवीरों, 1300 विद्रोहियों और पैदल सेना की एक बड़ी संख्या से अपनी सेना बना ली। यह सेना लेवांत के लिए रवाना हुई। इस बार जेनोइज जहाजों के जरिए एकड़ में गए। थर्ड क्रूसेड निश्चित रूप से वास्तव में अखिल यूरोपीय सैन्य पलायन में विकसित हो गई थी। अभियान की पहली बड़ी लड़ाई एकड़ में जेरूसलम राज्य के तट पर हुई। रिचर्ड प्रथम और फिलिप II की सेनाएं जून 1191 की शुरुआत में शहर पर कब्जा करने के लिए तैयार थे। शहर को अंततः 12 जुलाई 1191 को कब्जा कर लिया गया था। किंवदंती के अनुसार रिचर्ड उस समय बीमार थे, शायद शीताद रोग से ग्रसित थे। हालांकि उनके अनुचर उनको युद्ध में एक स्ट्रेचर पर ले गए थे ताकि वे अपने धनुष के साथ लड़ाई कर सके। रिचर्ड ने तब अपने अच्छे राजा की प्रतिष्ठा को तब खो दिया जब उन्होंने 2500 कैदियों को फांसी देने का आदेश दिया। फिलिप को फ्रांस में राजनीतिक समस्याओं के कारण अगस्त 1191 में घर लौटने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिससे उनके सिंहासन को खतरा था। इस प्रकार मूल 3 राजाओं से क्रूसेडर सेना अब केवल एक ही रह गई थी। फिर भी रिचर्ड शायद अपनी पीढ़ी का सबसे बड़ा सेनापति था और अभियान असफलताओं के बावजूद एक अच्छी शुरुआत करने के लिए माहिर था। क्रूसेडर सेना ने अगला निशाना बंदरगाह जफ था, जिस पर उन्होंने अपनी निगाहें डाली, जो एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था और यरूशलेम की आपूर्ति करता था। 7 सितंबर 1191 को अर्सुप के मैदान पर दोनों सेनाएं लड़ाई में भिड़ गईं। क्रूसेडर्स समुद्र तट की सुरक्षा बड़ी सावधानी से कर रहे थे और इसलिए उन्होंने स्तंभ का केवल एक किनारा खुला रखा। क्रूसेडरों ने लड़ाई जीत ली, लेकिन मुसलमानों को नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था। सलादीन के पास मैदान की सीमा से लगे जंगल की ओर सुरक्षा को वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अर्सुफ के बाद सलादीन ने फिर से रिचर्ड के साथ खुली लड़ाई का जोखिम नहीं उठाने का फैसला किया। क्रूसेडर्स ने जल्दी ही जाफा पर अपना नियंत्रण कर लिया और इसे अपने संचालन के रूप में अपना अड्डा स्थापित किया। रिचर्ड ने समुद्री तट पर ईसाई नियंत्रण को फिर से स्थापित कर दिया और दक्षिण में एस्क्लेन में एक किला स्थापित किया। 2 बार रिचर्ड ने क्रूसेडर्स को यरूशलेम तक पहुंचाया। फिर भी दोनों अवसरों पर उन्हें पवित्र शहर को दृष्टि में आने के बाद भी रिचर्ड ने क्रूसेडर्स को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। भीतरी प्रदेश के नियंत्रण के बिना राजा रिचर्ड जानता था कि यरूशलेम को लंबे समय तक कब्जा नहीं किया जा सकता है। हालांकि स्पष्ट रूप से रिचर्ड द्वारा शहर की घेराबंदी करने से इनकार करना सेना और उच्चाधिकारी के बीच कड़वा अनुभव था। रिचर्ड यरूशलेम के तरफ चला, मगर वह जानता था कि भले ही वह शहर के दुर्गों पर हमला कर सकता है, लेकिन उसकी सेना पिछले 2 वर्षों में विभिन्न लड़ाइयों से इतनी कम हो गई थी कि वह संभवतः उसकी सेना जवाबी हमले के खिलाफ टिक नहीं पाएगी। अर्सुफ में अपनी जीत के बाद रिचर्ड ने जाफा को अपने कब्जे में ले लिया और वहां अपना नया मुख्यालय स्थापित किया। उन्होंने सलादीन के साथ बातचीत शुरू करने की पेशकश की, जिसने अपने भाई अल आदिल, जिसे फ्रेंच में सैफरन के रूप में भी जाना जाता है, को रिचर्ड के साथ मिलने के लिए भेजा। वार्तालाप हुई, जिसमें रिचर्ड की बहन जोआन से अल आदिल से शादी करने का प्रस्ताव भी शामिल था, विफल हो गया। रिचर्ड ने बाद में एस्कॉन पर कब्जा कर लिया, जिसको हाल ही में सलादीन ने ध्वस्त कर दिया था। मुसलमानों ने अभी भी यरूशलेम पर नियंत्रित किया हुआ था और सलादीन के पास अभी भी अपनी सेना बरकरार थी। फिलिप के साथ इंग्लैंड में घरेलू कुछ गतिरोध था। वहां के मामलों में अक्टूबर 1192 में अपने सिंहासन को बचने के लिए रिचर्ड की शीघ्र वापसी की आवश्यकता थी। पूरे क्रूसेड परियोजना को प्रभावी रूप से बीच में ही छोड़ दिया गया। बाद में कोई भी क्रूसेडर सेना फिर से यरूशलेम के इतना करीब कभी नहीं पहुंची। जब रिचर्ड इंग्लैंड लौटने का इरादा कर ही रहा था, तब उसने यह खबर सुनी कि सलादिन और उसकी सेना ने जाफा पर कब्जा कर लिया है। रिचर्ड और 2000 से अधिक पुरुषों की एक छोटी सी ताकत के समुद्र के रास्ते एक आश्चर्यजनक हमले में जाफा पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपने जहाजों से जाफा पर धावा बोल दिया और नौसैनिक हमले से अनजाने अयूबों को शहर से खदेड़ दिया गया। 2 सितंबर 1192 को जाफा में अपनी हार के बाद सलादीन को रिचर्ड के साथ एक संधि को अंतिम रूप देने के लिए मजबूर कर दिया गया, बशर्ते कि यरूशलेम मुस्लिम नियंत्रण में रहेगा, लेकिन निहत्थे ईसाई तीर्थयात्रियों और व्यापारियों को शहर का दौरा करने की अनुमति और सुरक्षा प्रदान होगी।
एस्कलन शहर एक विवादास्पद मुद्दा था, क्योंकि इसने मिस्र और सीरिया में सलादीन के प्रभुत्व के बीच संचार को खतरा पैदा कर दिया था। अंततः यह सहमति हुई कि एस्कलन में रिचर्ड ने अपना किला ध्वस्त कर दिया, सलादीन के नियंत्रण में वापस दे दिया। रिचर्ड ने 9 अक्टूबर 1192 को पवित्र भूमि से प्रस्थान कर इंग्लैंड चले गए। युद्ध के परिणामों से कोई भी पक्ष पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। यद्यपि रिचर्ड की जीत ने महत्वपूर्ण तटीय क्षेत्रों को मुसलमानों को वंचित कर दिया था और फिलिस्तीन में एक फ्रांसीसी राज्य को फिर से स्थापित कर दिया था, लैटिन पश्चिम के कई ईसाइयों को निराशा हुई कि उन्होंने यरूशलेम को कब्जा नहीं कर हाथ से जाने दिया था। इसी तरह इस्लामिक दुनिया के कई लोग परेशान थे कि सलादीन ईसाई को सीरिया और फिलिस्तीन से बाहर निकालने में विफल रहे थे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना न भूले। परमेश्वर आपको आशीष दे। श्रृंखला जारी है।